मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिनी सत्र महज 1.5 घंटे की कार्यवाही के बाद ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि इस दौरान सरकार ने अपने जरूरी काम निपटा लिए। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सबसे पहले निधन की सूचनाएं पढ़ी गईं। उसके बाद सदन में 2 मिनट का मौन रखा गया और फिर सदन की कार्यवाही को 5 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री की ओर से अध्यादेशों और पत्रों को पटल पर रखा गया। सदन में मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक पारित करा लिया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, नगर पालिक विधि संशोधन विधेयक, साहूकार संशोधन विधेयक, अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक भी पारित करा लिया गया। संसदीय कार्य मंत्री ने इसके प्रस्ताव पेश किए और विपक्ष ने भी उनका समर्थन किया। हालांकि सदन में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ की ओर से कोरोना का मुद्दा उठाया गया और सरकार से ये मांग की गई कि सदन में कोरोना की स्थिति स्पष्ट की जाए, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी स्थिति कोरोना को लेकर सदन के भीतर स्पष्ट की। उन्होंने मांग की कि इस कोरोना की लड़ाई में विपक्ष को भी सरकार का साथ देना चाहिए। जहां तक बात इलाज की और मरीजों की संख्या की है, तो देश में मध्य प्रदेश की स्थिति अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर है। वहीं विपक्ष सदन में इस बात को लेकर असंतुष्ट नजर आया कि कोरोना को लेकर जो स्थिति सरकार ने बताई वो सही नहीं है। विपक्ष की ओर से निजी अस्पतालों में इलाज में बरती जा रही लापरवाही का मुद्दा भी उठाया गया। प्रदेश के 28 विधानसभा सीट पर होने वाले सियासी रण में 2 पुराने दोस्त आमने सामने नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सचिन पायलट से फोन पर चर्चा की है। खबर इस बात को लेकर है कि सचिन पायलट ने ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने को लेकर अपनी सहमति दे दी है। सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने गुर्जर समाज में सेंध लगाने की भी कोशिश की है। सचिन पायलट गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं और सचिन पायलट यदि ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे तो गुर्जर वोट बैंक कांग्रेस के पक्ष में हो सकता है। वहीं सिंधिया के गढ़ में सचिन पायलट के चुनाव प्रचार के मैदान में उतरने पर चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में अपना फोटोशूट कराया है। इस बार चुनावी बैनर पोस्टर में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी का दुपट्टा धरे नए कलेवर में नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार उपचुनाव में पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। सिंधिया ने चुनावी बैनर पोस्टर और होर्डिंग के लिए दिल्ली में फोटोशूट कराया है। सिंधिया ने कुर्ते पायजामे के साथ भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा ओढ़कर अलग अलग मुद्राओं में फ़ोटो खिंचवाए हैं। माना जा रहा है कि इन तस्वीरों को मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में होने वाले प्रचार के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। सिंधिया की अलग अलग मुद्राओं वाली तस्वीरें ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ही मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग में लगाई जाएगी। माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों के साथ ही मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर सिंधिया की साख भी दांव पर लगी है। यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब फील्ड के साथ ही चुनावी बैनर, पोस्टर और होर्डिंग में भी कमर कसकर कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतर रहे हैं। मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पर लगी है। यही वजह है कि सिंधिया मैदान से लेकर बैनर, पोस्टर में भी अच्छी तैयारी के साथ कांग्रेस के सामने उतर रहे हैं। चुनाव आते ही सभी पार्टियां एक्टिव मोड में आ जाती हैं और शुरू हो जाती है सोशल मीडिया के जरिए वार। आज फिर बीजेपी और कांग्रेस में ट्विटर वार का दौर देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस ने पहले एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में सीएम शिवराज सिंह चौहान मंदसौर के ससवारा गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो ट्वीट किया गया है उसमें एडिटिंग की गई है और उसमें आईपीएल से तुलना की गई है। जिस तरीके से आईपीएल में फेक क्राउड का इस्तेमाल करके शोर किया जा रहा है, एमपी कांग्रेस ने भी ट्विटर में अपना जो वीडियो ट्वीट किया है उसमें कुछ ऐसे ही शोर एडिट कर रहे हैं। जो वीडियो है उसमें शिवराज सिंह चौहान एक सवाल जनता से करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो ये पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ या शिवराज सिंह चौहान में से कौन बेहतर है, और जनता का जवाब आता है कमलनाथ, जो एक एडिटेड वीडियो है।
बाद में बीजेपी ने कंज कसते हुए वीडियो को रीट्वीट किया और कहा कि जिस तरीके से आईपीएल जनता को भ्रमित करने का काम करती है, कांग्रेस पार्टी भी कुछ ऐसा ही कर रही है। मामले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद भी वीडियो को रीट्वीट करते हुए ये कहा है कि कांग्रेस के जो सोशल मीडिया में एक्टिव लोग हैं वो इस बार अपने नेता को पीछे छोड़ करके इस तरीके की साफ एडिटिंग करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में किसानों का प्रदर्शन किसी बिल विरोध के खिलाफ यहां पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मानसरोवर से किसानों ने रैली निकाली और विधानसभा की तरफ कूच किया, लेकिन यहां पर बैरिकेड लगाकर इन किसानों को यहां पर रोका गया है और किसानों की मांग है कि जो बिल है उसको वापस लिया जाए। क्या क्या मांगे आपकी? 3 जो कृषि अध्यादेश किसानों के खिलाफ पारित हुए वो तीनों अध्यादेश वापस लिए जाए, ये किसानों की मांग है। किसानों को जो केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश जारी किए हैं, अभी हम उन तीनों का विरोध कर रहे हैं और उनको वापस लेने के लिए बने। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेड्स लगाकर यहाँ पे किसानों को रोका गया और ज्ञापन यहाँ पे सौंपा गया है प्रशासन को और उनकी मांग है कि जो कानून बनाए गए हैं, जो अध्यादेश है, उनको वापस लेने का यहाँ पर काम किया जाए। विधानसभा की तरफ जो है कूच करने वाले थे ये किसान, जो कि राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले राजधानी भोपाल के साथ आसपास से आए थे। फिलहाल यहाँ पर उन्हें बोर्ड ऑफिस के पास रोक दिया गया है और उनसे ज्ञापन लिया गया है। छिंदवाड़ा में एसडीएम के ऊपर स्याही फेंकने के बाद राज्य प्रशासनिक सेवा के तमाम अधिकारी 2 दिन के काम बंद हड़ताल पर हैं और इस वक्त कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं। ज्ञापन सौंपा गया है और क्या कुछ मांगे हैं इस वक्त हमारे साथ अधिकारियों से जानेंगे। सर, ज्ञापन सौंपा गया है तमाम अधिकारियों ने राज्य प्रशासनिक सेवा के, तो क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ जो मांगे हैं उनको कब तक पूरी कर दी जाएगी? हमारी सिंगल मोटो प्रोग्राम की मांग है कि हमारे एक राज्य प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी श्री पटेल साहब जो एसडीएम चौरई थे, उनके ऊपर जो दुर्व्यवहार हुआ है और जो प्रशासन और शासन की छवि धूमिल की गई है, उसके विरोध में हम सब लोग एकत्र हुए हैं। हमारा पटवारी वर्ग, राजस्व निरीक्षक वर्ग, एसएलआर वर्ग, तहसीलदार संवर्ग और राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के सभी अधिकारी एकजुट हैं और एक बैनर के नीचे हम सब इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। बिल्कुल, जो राज्य प्रशासनिक सेवा के तमाम अधिकारी हैं, डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और ये मांग करी है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, जो डेकोरम है उसको मेंटेन किया जाए ताकि आगे इस तरह से जो घटनाएं हैं वो सामने ना आए। और साथ ही ये भी कहा गया है कि सरकार तक ये जो तमाम मांगे हैं, ये जो ज्ञापन है, ये पहुंचा दिया गया है और उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जो तमाम राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं वो अभी भी मांगे पूरी न होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। लगभग 5 महीने बाद आज फिर से स्कूलों में रौनक लौटी है। ऑनलाइन क्लासेस के बाद जो स्कूली बच्चे हैं वो स्कूल पहुंचे हैं और इसी तरह से जो कॉपी किताबें खोले हुए हैं और टीचर उनको क्लास में पढ़ाई करवा रहे हैं। और ये जो क्लासेस लग रही हैं वो सिर्फ कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चों की हैं और आज स्कूल का पहला दिन है और जो कक्षा 10वीं के बच्चे हैं वो पहुंचे हैं, क्योंकि कक्षा 10वीं और 12वीं की क्लासेस की बात करी जाए तो ये बोर्ड क्लासेस हैं और बीते 5 महीनों से जो स्टूडेंट्स हैं वो घर पर ही रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। ऐसे में जो उनके डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे, उन डाउट्स को क्लियर कराने के लिए ही जो स्टूडेंट्स हैं वो अब क्लासेस में पहुंचे हैं। और आप देखिए कि ये जो संख्या है, अच्छी खासी संख्या यहाँ पर आज पहले दिन कही जा सकती है। यहाँ पर स्कूल में बच्चे पहुंचे हैं और अपने साथ ये जो तमाम स्टूडेंट हैं माता पिता की सहमति का पत्र लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी पढ़ने में, घर पर भी मतलब है ना, मतलब सब था, वीडियोस भी थी, सारे सॉल्यूशन भी थे, लेकिन वो घर पे वो माहौल नहीं बन पाता पढ़ने का। स्कूल में आते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी आते हैं और टीचर्स भी सामने रहते हैं तो फिर वो पढ़ लेता है आसानी से। माहौल की ज़रूरत थी और जिस तरह से बच्चे रहते हैं तो बिल्कुल। तो ये तमाम स्टूडेंट हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, माता पिता की परमिशन का लेटर यहाँ पर लेकर पहुँचे हैं और अब बच्चे खुश हैं क्योंकि उनके मन में जो डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे थे, उसको लेकर जो डर था वो अब डर दूर हो गया है। और एक और बात जो बच्चे यहाँ पर बोल रहे हैं वो ये है कि घर में जिस तरह का माहौल नहीं मिल रहा था बच्चों के एक साथ क्लासेस में पढ़ने का, वो माहौल अब स्कूल खोलने के बाद मिल रहा है। यानी अब धीरे धीरे कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्टूडेंट स्कूल पहुंचेंगे और ये धीरे धीरे संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी। कैमरामैन अनिल के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल।
एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करते हुए आज से प्रदेश भर के 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल हैं उन्हें खोलने का आदेश दिया गया था, जो कि स्वैच्छिक था। लेकिन आलम देखिए कि अमूमन हर प्रमुख जो स्कूल है वहाँ के जो प्रवेश द्वार हैं वहाँ पर ताले लटके हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं भले ही स्वैच्छिक रूप से खुले हों लेकिन छात्र कोरोना को लेकर इतने भय में हैं कि फिलहाल कोई भी स्कूल नहीं पहुंचा है। अभिभावक भी चिंतित हैं क्योंकि जबलपुर में ही जो आंकड़ा है वो करीब 8,000 के आसपास पहुंच चुका है। मौतों का आंकड़ा भी रोजाना बढ़ रहा है और जब चरम पर है कोरोना, इस बीच गृह विभाग द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे 9वीं से 12वीं तक के कक्षाओं को खोलने की, तो इस लिहाज से भी आज से इसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन फिलहाल कोई भी छात्र नहीं पहुंचा है। बेशक प्रदेश में ऐसे स्वैच्छिक रूप से कहा गया है कि ये स्वैच्छिक रूप से रहेगा, छात्रों को अगर आना है या नहीं आना ये उनकी स्वेच्छा पे डिपेंड करेगा। कोई डाउट्स अगर क्लियर करने हैं तो वो टीचर से क्लियर कर सकेंगे, तो सिलेबस पूरा करना हो तो उसे भी पूरा कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल जो पहला दिन था स्कूलों के खुलने का, वहाँ कहीं ना कहीं अभी ताला ही लटका हुआ है। बच्चे भी डरे हैं। जो प्रोसीजर कहते हैं उसके तहत तो सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग, तमाम मापदंडों का पालन करके ही छात्रों को प्रवेश दिया जाना है। कक्षाओं में हर एक बेंच में 6-6 फीट की दूरी रखना है, लेकिन वो सब दूर की बात है। फिलहाल छात्र ही स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, यानी कहीं कहीं स्वेच्छा पर भी एक डर का साया जो है वो छात्रों में देखने को मिल रहा है। इंदौर के निजी अस्पताल में गंभीर लापरवाही का एक मामला सामने आया है। बुजुर्ग के शव पर गंभीर घाव मिले हैं। आशंका है कि चूहों ने सबके चेहरे और पैर पर घाव किए होंगे। सबकी हालात देखने के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की। घटना की जानकारी मिलते ही मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल 87 वर्षीय बुजुर्ग नवीन चंद जैन को 3 दिन पूर्व यूनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जैन कोरोना संक्रमित थे। कल शाम उन्होंने फोन पर परिवार के सदस्यों से बात भी की थी, लेकिन उस वक्त तक उनकी हालत नाजुक नहीं थी। लेकिन रात के वक्त परिजनों को अस्पताल प्रबंधन ने उनके मौत की जानकारी दे दी। सुबह जब परिजन शव लेने के लिए पहुंचे तो उन्हें 1 लाख से अधिक का बिल थमा दिया गया। बिल जमा करने के बाद शव सुपुर्द किया तो परिजनों के भी होश ठिकाने नहीं रहे। बुजुर्ग के मृत शरीर पर घाव हो गए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके चेहरे और पैर को चूहों ने नोचकर खा लिया हो। परिजन आक्रोशित होकर अस्पताल पर कार्यवाही की मांग कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने माहौल को शांत करते हुए परिजनों को भरोसा दिलाया। तब मामला शांत हुआ और परिजन शव लेकर मौके से रवाना हो गए। बहरहाल भले ही परिजन शांत होकर अंतिम संस्कार के लिए शव को लेकर चले गए हों, लेकिन अस्पताल की इस कार्यप्रणाली से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यह पहला मामला नहीं है जब शव की बदहाली का दृश्य सामने आया हो। इससे पहले भी सरकारी अस्पताल की मर्चुरी में भी इस तरह के दृश्य सामने आए थे। अब देखना होगा कि मजिस्ट्रियल जांच में शव की इस दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार। राजधानी के मेन मार्केट एरिया में इस वक्त मैं खड़ा हूं और यहां पर अभी फिलहाल आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी, जो आज रात 9 बजे के बाद दिखाई नहीं देगी। सड़कों में जो आवाजाही है वो पूरी तरह से रुक जाएगी। आज रात 9 बजे से ये तमाम गतिविधियां रुकेंगी और अभी मार्केट में जो हलचलें नजर आ रही हैं, जो भीड़ दिखाई दे रही है, वो इसलिए कि लोग अपने जरूरत का सामान खरीदने के लिए मार्केट का रुख किए हुए हैं। और अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है, चाहे आप सब्जी मार्केट चले जाएं या अन्य सामानों की दुकान में, किराना दुकानों का स्टोरेज करने में लोग लगे हुए हैं और यही वजह है कि फिलहाल सड़कों पे भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन आज रात 9 बजे के बाद ये भीड़ दिखाई नहीं देगी और आने वाले रविवार तक इसी तरह से सन्नाटा दिखाई देगा। जो सड़क पर हलचल अभी दिखाई दे रही है, ये हलचल दिखाई नहीं देगी। और एक तरह से लॉकडाउन इससे पहले भी लगा गया है, लेकिन बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर फिर एक बार रायपुर में लॉकडाउन रिटर्न नजर आएगा। दुर्गा पूजा के लिए जिला प्रशासन ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। दुर्गा पूजा के लिए जिस तरह से 6x5 की जो मूर्ति है वो होगी, इसके अलावा पंडाल का जो आकार होगा वो 15x15 का रहेगा और पंडाल में जो पूजा की जो स्थल बनाया जाएगा उसमें 20 से अधिक लोग उस पंडाल में मौजूद नहीं रहेंगे। इसके साथ ही किसी प्रकार का भंडारा और भीड़ भाड़ इकट्ठा करने की भी अनुमति जिला प्रशासन ने नहीं दी है। साथ ही जिस तरह से वहां पर अगर किसी प्रकार कोई संक्रमण फैलता है तो उसकी जिम्मेदारी दुर्गा समिति की होगी। इसके साथ ही जिस तरह से वहां पर जो लोग आएंगे, जो दर्शन करने के लिए आएंगे, वो अपना मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ये सभी गाइडलाइंस जिला प्रशासन ने जारी कर दी हैं। साथ ही जो अगर किसी प्रकार का कोई भी वहां पर भीड़ भाड़ इकट्ठा होती है और संक्रमण फैलता है तो उसकी जिम्मेदारी दुर्गा समिति की होगी, जो संबंधित वहां पर आयोजन करा रही होगी। किसी प्रकार की भीड़ भाड़ इकट्ठा करने की भी अनुमति
जिला प्रशासन ने नहीं दी है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मानसून द्रोणिका का असर दिख रहा है और मानसून द्रोणिका के सक्रिय हो जाने की वजह से छत्तीसगढ़ का मौसम खुशनुमा हो चला है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। खास करके रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के अनेक जिलों पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। 14 दिनों बाद इस तरह से बारिश हो रही है और बारिश की झड़ी आज जो है लगातार सुबह से लगी हुई है और जिस हिसाब से मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया है कि आने वाले 2 दिनों तक लगातार छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश होते रहेगी। सितंबर के पहले सप्ताह में बारिश की स्थिति ऐसे थी कि लगातार बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति थी और बारिश का प्रतिशत 21% अधिक हो गया था, जो घटकर अब महज 7% रह गया है। मतलब अभी तक छत्तीसगढ़ में 1169 mm बारिश हो चुकी है। 7% अधिक बारिश छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई है। तो आने वाले 2-3 दिनों में छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त किया है।